आज की राजनीति विज्ञान की क्लास में हम ऑर्गेन्सी के अनुसार जो राजनीतिक विकास के स्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की क्लास में हमने राजनीतिक विकास के संबंध में हंटिंगटन द्वारा बताए गए उसके चरण, स्तर, अवधारणा और पतन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हंटिंगटन ने इसके विकास के राजनीतिक विकास के 3 चरण बताए व्यवस्था मानी, जिनमें सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर, राजनीतिक कार्यों में विभिन्नीकरण में विशिष्टीकरण और तीसरा अभिवृद्धि सहभागिता का स्तर था, और कहा कि ये तीनों क्रमबद्ध रूप में आएंगे तो ही राजनीति विकास होगा, अन्यथा पतन हो जाएगा। आहमन ने राजनीतिक विकास के स्तरों में 4 स्तर बताए, जिसमें राज्य निर्माण का स्तर, राष्ट्र निर्माण का स्तर, सहभागिता का स्तर और वितरण का स्तर इत्यादि बताए थे। आज हम ऑर्गेन्सी के अनुसार राजनीतिक विकास के स्तरों की ओर चर्चा करेंगे, जिसमें ऑर्गेन्सी ने 4 प्रकार के स्तर बताए हैं। पहला, आदिम एकीकरण का अवस्था। इस अवस्था में राष्ट्रीय सरकारें अपनी जनसंख्या पर राजनीतिक एवं प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करती है। यह चरण राज्य की सुस्थिरता का चरण है, जिसमें राज्य के चारों तत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता विद्यमान होते हैं। दूसरे पॉइंट में औद्योगिकरण की अवस्था है। इस अवस्था में औद्योगिकरण की प्रक्रियाओं तथा सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों से संबंधित है यह, जिसमें नए वर्ग निर्मित होते हैं, सहभागिता का विस्तार होता है और अभिवृद्ध राष्ट्रीय एकीकरण होता है। इसके 3 मॉडल हैं, जिसमें बुर्जा मॉडल, स्टॉलिन का मॉडल और समन्वयी मॉडल। तीसरा जो आता है पॉइंट, वो है राष्ट्रीय लोक कल्याण की अवस्था है। इसमें जनता को शोषण से मुक्त रखा जाता है और पूंजी साधनों को व्यापक स्तर पर जनता में वितरित किया जाता है। चौथे पॉइंट में आता है समृद्धि की अवस्था। इसकी जो है राजनीति का स्तर, जो कि आजकल अमेरिका में आने लगा है, यह स्तर वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक उत्पादन का है। कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार की तकनीक, वैज्ञानिक प्रविधियाँ, इनके द्वारा निर्मित उपकरण इत्यादि से अत्यधिक उत्पादन करना है, जिससे प्रत्येक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि रहती है। यह राजनीतिक विकास की सबसे जटिल अवस्था है। अब हम लेते हैं विकासवंत की अवधारणा। इसके संबंध में रिंग्स फ्रेडरिक्स ने एक अवधारणा का प्रतिपादन किया और समझाने के लिए पाई के जो 2 लक्षण हैं, समानता और क्षमता को लेता है। कहने का मतलब है पाई के 2 लक्षणों के अनुसार इसको समझाने का प्रयास करता है।
तो जो विकासपंथ की अवधारणा है उसका प्रतिपादन रिंग्स फ्रेडरिक ने किया और इसे समझाने के लिए पाई के 2 लक्षण समानता और क्षमता को लेता है। वह इनमें संतुलन बनाए रखने का सुझाव देता है। राजनीतिक प्रणालियों के अंदर 2 प्रकार की शक्तियाँ बताता है, जिसमें वामपंथी शक्ति और दक्षिणपंथी शक्तियाँ हैं, ये कार्य करती है। वामपंथी शक्ति राजनीतिक व्यवस्था में समानता को प्रोत्साहित करती है, अर्थात ये परिवर्तन और समानता की समर्थक होती है, जबकि जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं वो राज्य व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करती है, अर्थात ये शक्तियां क्षमता और यथार्थ स्थिति की समर्थक होती है। रिंग्स है उसके अनुसार फंद में ऐसी अवस्था में राजनीतिक अवस्थाएं बाएं से दाएं के बीच अधर झूलती रहती हैं और उनका विकास रुक जाता है। जब दोनों प्रकार की शक्तियों में संघर्ष उत्पन्न होता है तो जो राजनीतिक विकास का अर्थ अलग अलग प्रकार से विकासों, समानता या क्षमता से लिए जाने लगता है। अब हम जो राजनीतिक विकास है उसकी समस्याओं के ओर चलते हैं। राजनीतिक विकास की समस्याओं का संबंध राजनीतिक व्यवस्था व उस पर्यावरण से है जिससे राज्य व्यवस्था घिरी रहती है, जिसमें राजनीतिक विकास का प्रक्रम चलता रहता है, जिसमें पहला राष्ट्र निर्माण की समस्या, समानता लाने की क्षमता, वैधता प्राप्त करने की समस्या और चौथा आता है जो आधुनिकीकरण की समस्या, पांचवा सहभागिता संभव बनाने की समस्या और छठा राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या। जैसे जैसे राजनीतिक विकास बढ़ता है समस्याएं कम होती जाती हैं, घटती जाती है, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें राजनीतिक विकास की समस्याएं अलग हैं या इनसे भिन्न प्रकार की हैं। तो अब हम जो विकासशील देश हैं उनमें राजनीतिक विकास की क्या समस्याएं हैं उसके ओर चलते हैं। तो जो गैर पश्चिमी जो विद्वान थे उन्होंने तृतीय विश्व के जो विकासशील देश हैं उनके लिए राजनीतिक विकास के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत के आदर्शों को स्वीकार किया और गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाएं पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रियाओं से भिन्न थी। वो मानते थे कि जो ये प्रक्रियाएं हैं वो भिन्न है, क्योंकि उस एरिया की और जो विकासशील देशों की जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं और जो भिन्न थी। इन समाजों का अध्ययन उनके अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में करने का प्रयत्न किया, जिसका परिणाम हुआ कि क्षेत्रीय अध्ययनों में इन विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के जो उपागम हैं को व्यापक रूप प्रदान कर दिया,
कर दिया और उसमें राजनीतिक संस्थाओं और संरचनाओं के अतिरिक्त उन पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शक्तियों का अध्ययन किया जाने लगा जो उन समाजों को प्रभावित करती थी। फिर ये अध्ययन अपनी अनेक कमजोरी के कारण जो तृतीय विश्व है, जिसे हम विकासशील देशों के नाम से जानते हैं, के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त होते रहे। अब जो अप्रासंगिक है या विकास की जो समस्या है विकासशील देशों में, तो निम्न बिंदु हैं, जिनमें पहला जो राजनीति जो विकास है तो उसके मॉडल के चयन की सबसे बड़ी समस्या विकासशील देशों की है। दूसरा, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या कि जो विकासशील देश है उनमें राजनीतिक स्थायित्व की बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तीसरा, संरचनात्मक व्यवस्थाओं की सुस्थिर स्थापना की समस्या। चौथा, हिंसात्मक राजनीति की समस्या। और पाँचवें पॉइंट में आता है राजनीतिक विकास के अभिकरण, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह के समुचित रूप में संगठित होने की जो समस्याएं हैं, ये ऐसी समस्याएं हैं जो विकासशील देशों में राजनीतिक विकास की समस्याओं को उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है। अब हम राजनीतिक विकास की जो प्रकृति है उसको चलते हैं। तो इसकी जो प्रकृति है वो दो प्रकार की, एक मार्गी, दूसरा बहुमार्गी। एक मार्गी, इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं, विद्वान हैं, वो मानते हैं कि सभी राष्ट्र विकास के मार्ग से होते हुए आगे की ओर चलते हैं। सभी राज्यों में विकास का एक ही मार्ग होता है। विश्व के सभी राष्ट्र विकास के इस मार्ग पर विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं। जो राजनीतिक विकास के लिए प्रगतिशील राष्ट्रों के सामने विकसित राष्ट्रों का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पहला आदर्श पाश्चात्य जगत के राज्यों का है, तो दूसरा चीन का आदर्श। दूसरी प्रकृति आती है जो बहुमार्गी। इसके अनुसार राजनीतिक विकास बहुदिशाई व बहुआयामी है। विकास विभिन्न कारकों से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होता है। जो विकास है विभिन्न कारकों से, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होता रहता है। अतः जो राजनीतिक विकास भी बहुमार्गी है। राजनीतिक विकास का कोई एक सा आदर्श नहीं होता है। इसका उपागम या दृष्टिकोण के बारे में देखते हैं तो हम जो नवोदित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की जो राज्य व्यवस्थाएं, नवोदित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों की राज्य व्यवस्थाओं को समझने में व्यवस्था सिद्धांत और जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के जो मॉडल हैं वो सीमित उपयोगिता वाले सिद्ध हुए हैं। अतः इनकी राजनीतिक संरचनाओं के यथार्थवादी अध्ययन हेतु उनके उलटफेर की समझने हेतु विकास की संपूर्णता के संदर्भ में राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए
राजनीति विकास की जो अवधारणा का उदय हुआ है, जो राजनीतिक परिवर्तन के प्रभाव में समझा सके। लुसियन पाई, आमंड पावेल, कोलमैन, रिंग्स, नाइटनवेयर इत्यादि राजनीति विकास के अध्येता रहे हैं। इस प्रकार राजनीति विकास का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्लास में राजनीतिक आधुनिकीकरण लेंगे। विद्यार्थी इस बात को याद रखना कि जो राजनीति विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है। तो इसलिए इन दोनों को टॉपिकों को ध्यान से कवर करना है, जिससे कि उनके पेपर में अच्छे नंबर आ सकें।